भरतपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने आवास से सर्किट हाउस पहुंचे, जहां से वे गंगा मंदिर के लिए रवाना हुए। गंगा मंदिर में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया और उसके बाद विधिवत पूजा अर्चना कर गंगा मैया की महाआरती में शामिल हुए। धार्मिक कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री का अगला कार्यक्रम सुजान गंगा नहर चौपाटी पर निर्धारित है, जहां वे दीपदान करेंगे और म्यूजिकल फाउंटेन का उद्घाटन भी करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अमला सतर्क रहा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कार्यक्रम में धार्मिक आस्था विकास कार्यों का संगम भी देखने को मिला। तो देखिए, मुख्यमंत्री जो हैं म्यूजिकल फाउंटेन का उद्घाटन करने वाले हैं। फिलहाल जो है गंगा आरती में शामिल हुए, जहां पर देखिए एक तरीके से आरती के साथ साथ धार्मिक आस्था के साथ साथ यहां पर मुख्यमंत्री विकास कार्यों की भी सौगात देते नजर आएंगे। गंगा मंदिर में फिलहाल पूजा अर्चना की है, महाआरती की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुजान गंगा नहर चौपाटी पर भी दीपदान का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, जहां पर दीपदान करेंगे मुख्यमंत्री और इसी के साथ म्यूजिकल फाउंटेन का उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो ज़िले में धार्मिक और विकास कार्यों दोनों का ही जो है संगम देखने को मिला। धार्मिक कार्य जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए, आस्था का ये पर्व जो है इसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री गंगा आरती की आशीर्वाद प्राप्त किया और इसी के साथ जनता के लिए विकास की सौगात एक बार फिर मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा रही है। तो देखिए, म्यूजिकल फाउंटेन का उद्घाटन भी जो है मुख्यमंत्री करने वाले हैं। ज़िले में धार्मिक कार्यक्रम और इसी के साथ विकास कार्यक्रम दोनों ही देखने को मिले हैं। तो भरतपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री जो हैं वहां पर पहुंचे, गंगा आरती में शामिल हुए। इसी के साथ जो है विकास कार्य की सौगात भी मुख्यमंत्री के द्वारा यहां पर दी जाएगी। म्यूजिकल फाउंटेन का उद्घाटन मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इसी के साथ जो है दीपदान भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो भजनलाल शर्मा ने सौगात दी है, गंगा मंदिर में पूजा अर्चना की है। सुजान गंगा नहर चौपाटी पर भी दीपदान का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। चलिए बढ़ेंगे आगे। टोंक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीसलपुर पहुंचकर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभियान जन आंदोलन के रूप में पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। 25 मई से 5 जून तक प्रदेश भर में जन भागीदारी के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें गंगा दशमी के अवसर पर बीसलपुर बांध पर जल पूजन भी शामिल रहेगा। अभियान के तहत गांव-गांव में कुएं, बावड़ी, तालाब और जौहर जैसे पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई कर दीप प्रज्वलन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रभात फेरी, संगोष्ठी, जल चौपाल और जल सेवा कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो वहीं साथ ही मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना भी की। गंगा दशहरा आज ही के दिन इस पृथ्वी पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था और माँ गंगा हम सब के लिए जीवनदायिनी बनी। हमारे ऋषि मुनि की बड़ी तपस्या के साथ जब उन्होंने तपस्या की थी तो माँ गंगा का अवतरण हुआ था आज ही के दिन। पिछली साल भी हमने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान पूरे राजस्थान के अंदर चलाया था। जितने भी हमारे तालाब हैं, सरोवर हैं, बांध हैं, एनीकट हैं, उन सभी को संरक्षण करते हुए बारिश के समय में हम उनको कैसे पूरे पानी का उपयोग हम कर सकते हैं। उसके अलावा उसकी साफ सफाई, काम, ये सारा पूरे राजस्थान में चलने वाला है। आज से फिर हमारा ये अभियान 2026 का वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान प्रारंभ हुआ है और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे और सभी सांसद, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी कार्यकर्ता इस अभियान में जुटे हैं और ये अभियान हमारा 5 जून पर्यावरण दिवस तक चलेगा। और मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि आज गंगा दशहरे के दिन हमने ये अभियान हमारा प्रारंभ किया है। आप सभी की सहभागिता बहुत आवश्यक है, क्योंकि जल ही जीवन है और हमको जल को बचाने का भी काम करें और हम
जल को संरक्षण करते हुए स्वच्छता का भी हमने इसमें रखा है कि हमारा जल स्वच्छ रहे। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता पूर्ण रूप से इसका समर्थन करते हुए हम इस अभियान को पूर्ण करेंगे। बहुत बहुत देखिए बीसलपुर बाद जो भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के बंद बरोठा गांव में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल पूजन कर अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बंद बरोठा बांध का निरीक्षण किया और अधिकारियों से जल संरक्षण योजनाओं, बांध के विस्तार और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत है और इसे जन आंदोलन का रूप देना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने आमजन से वर्षा जल संचयन, पेड़ लगाने और जल स्रोतों को बचाने की अपील की। कार्यक्रम में गृह मंत्री सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम के अंत में लोगों ने जल संरक्षण का संकल्प लिया। तो देखिए, भरतपुर के बयाना से खबर आपको बता रहे हैं। बयाना में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत देखिए मुख्यमंत्री जो वहां पर पहुंचे और इस अभियान की शुरुआत की। बंद बरोठा बांध का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निरीक्षण किया और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर भी मुख्यमंत्री का जिस तरीके से जोर है, तो यही संदेश मुख्यमंत्री ने वहां पर पहुंचकर दिया। बयाना में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया और ये विधिवत जो है जल पूजन के साथ इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। बंद बरोठा बांध की तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे और वहां पर निरीक्षण भी किया। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की भी जो है यहाँ पर कोशिश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। और देखिए लोग भी जो हैं वहाँ पर पहुँचे हुए थे और मुख्यमंत्री जिस तरीके से फोकस किए हुए हैं जल संचयन को लेकर, जल संरक्षण को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और उसी कड़ी में ये अभियान की शुरुआत की गई है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और इसलिए जन आंदोलन की जो है एक तरीके से फोकस है कि इसे जन आंदोलन बनाया जाए, लोग जागरूक हों। और इस कार्यक्रम में देखिए आप कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी, बड़ी संख्या में आमजन सभी की मौजूदगी देखी गई। भरतपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की, जहां उन्होंने आम जन की समस्याओं को सुना और समस्या सुनकर अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। जन सुनवाई समाप्त करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बस से कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और साथ ही लोक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा में समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए ताकि आम जन को इनका लाभ समय पर मिल सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है, जिससे कि हर क्षेत्र में विकास की गति और मजबूत हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है यहाँ पर जन सुनवाई की। लोग जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए थे। लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, जिन्हें मुख्यमंत्री ने ध्यानपूर्वक सुना और अधिकारियों को जो है त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों की उन्होंने बैठक की। बैठक में तमाम दिशा निर्देश दिए कि जो भी आम जन की परेशानियाँ हैं उन्हें तत्काल दूर किया जाए। कम समय में ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को निपटाया जाए। तमाम तरह के दिशा निर्देश इस बैठक में दिए गए। योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सख्ती के निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है अधिकारियों को यहाँ पर दिए। तो जन सुनवाई भी की और बैठक भी की। जन सुनवाई में आमजन की समस्याओं को सुना गया, त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। वहीं कलेक्ट्रेट में जो है विकास कार्यों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने की और इस बैठक में भी परियोजना जो चलाई जा रही हैं उनको समय पर पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए। समयबद्ध जो है जो भी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं जो चलाई जा रही हैं उनको समयबद्ध और जो है पूरा किया जाए और आगे भी
किसी तरीके की लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी, ये भी उन्होंने इस बैठक में साफ तौर पर कह दिया। साफ संदेश यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया कि जो काम दिया गया है उसका निर्वहन करें, जिम्मेदारी के साथ जो है अपने कार्यों का निर्वहन करें और जल्द से जल्द जो परियोजनाएं हैं उनको त्वरित पूरा किया जाए और लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये भी उन्होंने यहाँ पर साफ संकेत इस बैठक के माध्यम से अधिकारियों को दिया है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कोटा की, जहां जिले के सांगोद पंचायत समिति सभागार में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है। बैठक में ग्रामीण विकास कार्यों, संपर्क रास्तों के निर्माण, स्वच्छता व्यवस्था और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बारिश से पहले सभी खेतों के रास्तों को दुरुस्त किया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन कामों में विधायक कोष से स्वीकृत कार्य लंबित हैं वहां पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने कचरा प्रबंधन और जल संरक्षण में कोताही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि दोषी ठेकेदारों को न सिर्फ नोटिस बल्कि जरूरत पड़ने पर ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक जवाबदेही तय होगी और बेहतर कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सूर्यनगरी जोधपुर इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। आसमान से बरसती आग और गर्म हवाओं के चलते आम जन का जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। शहर का तापमान लगातार 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज किया जा रहा है, जिससे कि दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। सुबह से ही तेज धूप का असर शुरू हो जाता है और जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी और लू के थपेड़ों से बाजारों और सार्वजनिक स्थानों की रौनक भी कम देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है और बिना जरूरत के धूप में निकलने से बचने को भी कहा गया है। डॉक्टरों का कहना है कि शरीर में पानी की कमी ना होने दें और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें। प्रशासन ने भी सतर्क रहने की अपील की है। 44 डिग्री के आसपास है और बहुत असुविधा हो रही है और सारे चीज़ों के अंदर मतलब सड़क पे जाने के लिए, इसलिए हम लोगों ने तो ये तय कर लिया है कि हम 1 से 3 घंटे ही रहेंगे। व्यापार पे कितना प्रभाव पड़ा अगर देखा जाए तो? व्यापार पे कस्टमर ही नहीं है पूरे, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, कोई भी गाड़ी नहीं लगी है। अब शाम के टाइम गाड़ी आएंगी तो लगी। छिड़काव करे या कुछ इंतजाम करे गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे ऐसा, ताकि पब्लिक आना जाना कंटिन्यूस लगा रहे। लाइटें कंटिन्यूस खुली रखे ताकि पब्लिक नहीं रुके और पशु पक्षी के लिए भी खेलियाँ पब्लिक इतनी दे रही है फिर भी मैनेजमेंट। गर्मी की वजह से 1 बजे से 5 बजे तक लोग घरों में रह रहे हैं। पक्षियों के भी पीने की पानी की भयंकर समस्या हो गई है। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में एनएसयूआई छात्र संगठन ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी व्यक्त करते हुए कुलपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख रूप से बीएससी सेमेस्टर परीक्षा परिणामों की पुनः जांच, डी फार्मेसी सप्लीमेंट्री परीक्षा परिणाम जारी करने और पिछले 3 वर्षों से लंबित पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को जल्द ही शुरू करने की मांग शामिल रही। छात्रों ने विश्वविद्यालय में पेयजल, डिजिटल लाइब्रेरी, वाईफाई, शौचालय की मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था जैसे बुनियादी मुद्दों पर भी सुधार की मांग उठाई है। एनएसयूआई नेताओं ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और उग्र होगा। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया और जल्दी कार्रवाई की मांग की। जो विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किया उसमें पूर्णतः धांधली हुई है। उस परीक्षा परिणाम में कोई भी छात्र संतोषजनक नहीं है, सब छात्रों को असंतोषजनक है। हमारे यहाँ पर कमला नेहरू महिला महाविद्यालय से बहनें बैठी है जिन्होंने कक्षा 12वीं के अंदर 90% प्राप्त किए। जब आज उनका परीक्षा परिणाम आ रहा है, जो अपने परिवारजनों के सामने जा रहे थे, उनको शर्मसार झुकना पड़ रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने पैसों की दलाली में कम पैसों में टेंडर देके कॉपियां चेक रही है और वो कॉपियां स्पष्ट रूप से चेक नहीं हुई है। हमारा खुला आरोप है विश्वविद्यालय प्रशासन समय पर सुधर जाए। यदि समय पर नहीं सुधरा तो एनएसयूआई के छात्र विश्वविद्यालय के वीसी की कुर्सी को तोड़ के बाहर फेंक देंगे और छात्रों के हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। इसी के साथ साथ विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी में प्रवेश लंबे समय से नहीं किए जा रहे। जिन बच्चों ने नेट जेआरएफ क्लियर किए वो अनक्वालिफाई हो गए, उन बच्चों को समय पर प्रवेश दिया जाए। विश्वविद्यालय में जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जाए, कैंटीन की सुविधा की जाए। इसी के साथ साथ जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से कई महाविद्यालय जुड़े हुए। इन्होंने धांधली की। अभी मैं आपको एक प्रारूप दिखाना चाहूंगा। ये आरटीए से निकली हुई कॉपी है।
जिसके अंदर इन्होंने 7 नंबर दिए। और देखो कॉपी किस प्रकार से इन्होंने भर रखी है स्टूडेंट ने, ये पूरी कॉपी भरी हुई है, उसके बावजूद उसको 7 नंबर दिया। 12-12 नंबर के 3 क्वेश्चन इस स्टूडेंट के सही है, फिर भी उसमें 4 नंबर मिले, सिर्फ एक इसमें 1 नंबर और एक में 3 नंबर। एक क्वेश्चन को इन्होंने चेक ही नहीं करा। फिर यूनिवर्सिटी बोल रही है कि एनईपी के अंदर हमारे रिवोल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं है। तो रिवोल्यूशन नहीं है इसके अंदर, तो ये स्टूडेंट अपना नंबर कैसे बढ़ाएगा? इसमें आपके पास क्या सिस्टम है जिसके तहत इसके नंबर बढ़ा दोगे? तो इसके साथ अन्याय हो रहा है। 12-12 नंबर के 3 क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने 4 नंबर दिए। इस प्रकार के अनेक प्रकार की यूनिवर्सिटी के अंदर जो ऐसी परीक्षा परिणामों में धांधली हुई है, उन सब विषयों को लेकर हम के समक्ष पहुंचे। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में बड़ा बाग गांव के पास स्थित शहर के डंपिंग यार्ड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नगर परिषद प्रशासन में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में बड़ी संख्या में मृत गौवंश के शव खुले में पड़े दिखाई दिए, जिससे कि क्षेत्र में दुर्गंध और प्रदूषण फैलने की शिकायतें सामने आई। मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों, गौ भक्तों और सामाजिक संगठनों ने भारी नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग की। नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मृत पशु निस्तारण ठेकेदार की गंभीर लापरवाही सामने आई है। इसके बाद नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीनों से गड्ढे खुदवाकर मृत पशुओं को दफनाने की कार्रवाई शुरू करवाई। इसके साथ ही संबंधित ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नगर परिषद ने ठेका निरस्त कर ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया है। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब जिले की प्रभारी सचिव आरुषि मलिक अचानक से औचक निरीक्षण पर पहुंची। उनके साथ जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल मौजूद रहे। प्रभारी सचिव ने अस्पताल के विभिन्न वार्ड, ओपीडी और भर्ती मरीजों की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से सीधे बातचीत की, इलाज, दवाइयों और साफ सफाई की स्थिति की जानकारी भी ली गई। कई मरीजों और परिजनों ने व्यवस्थाओं को लेकर अपनी शिकायतें भी साझा की। वहीं निरीक्षण के दौरान कुछ जगह अव्यवस्थाएं भी सामने आई। अव्यवस्थाएं सामने आने पर उन्होंने अस्पताल प्रशासन को जमकर फटकार लगाई और तुरंत ही सुधार के निर्देश भी दिए। आरुषि मलिक ने साफ सफाई व्यवस्था बेहतर करने और मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया। दौरे की अचानक सूचना से अस्पताल स्टाफ में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। चूरू जिले के सरदार शहर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने आईपीएल सट्टा रैकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध सट्टेबाजी का भंडाफोड़ किया है। मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच चल रहे मैच पर यह सट्टा रैकेट सक्रिय था। पुलिस ने मौके से 2 सट्टोरियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान सत्यनारायण दर्जी और संजय कुमार दर्जी के रूप में हुई है। दोनों वार्ड नंबर 7 के एक मकान से ये अवैध कारोबार चला रहे थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने लाखों रुपए के हिसाब किताब वाले रजिस्टर, 2 लैपटॉप, 7 मोबाइल फोन, एलईडी टीवी समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन ऐप्स के जरिए आईडी, पासवर्ड बांटकर सट्टे की लाइन चला रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे नेटवर्क और बैंक खातों की जांच शुरू कर दी है। मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल के मध्य जो खेला जा रहा था, उस दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वार्ड नंबर 7 में सत्यनारायण दर्जी नाम का व्यक्ति जो है वो अपने घर के ऊपर बने मकान में अपने साथियों के साथ में क्रिकेट बुकी का संचालन कर रहा है। इतला की तस्दीक करवाई गई तो सत्यनारायण दर्जी के घर में वह सत्यनारायण दर्जी स्वयं और उसके साथ में संजय दर्जी नाम का व्यक्ति जो है वो आईपीएल मैचों पर क्रिकेट सट्टा करते हुए पाया गया। उसके कब्जा से 2 लैपटॉप, 7 मोबाइल, एलईडी, एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह अन्य जो एसेसरीज है वो और लाखों रुपए का हिसाब किताब जो है वो जब्त करके संगठित अपराध की धाराओं में और आरपीजी की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। और आज बाद अनुसंधान उक्त दोनों आरोपीगणों को न्यायालय में पेश करके जेल भेजा। हिंडौन के शेरपुर क्षेत्र में जाट समाज चौबीसा की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन पंचायत समिति शेरपुर स्थित जाट समाज चौबीसा भवन डाव के शिव मंदिर में किया गया। बैठक की अध्यक्षता चौबीसा अध्यक्ष विजेंद्र सिंह खरेटा ने की।
इस अवसर पर समाज की नवगठित कार्यकारिणी की औपचारिक घोषणा की गई और सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। नवगठित कार्यकारिणी में महामंत्री, कोषाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष और संरक्षक सहित विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। वहीं शपथ ग्रहण के दौरान सभी पदाधिकारियों को संगठन हित में कार्य करने और समाज को मजबूत बनाने का संकल्प भी दिलाया गया। तो वहीं बैठक में चौपिसा क्षेत्र से कई समाजजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान समाज के विकास, संगठन विस्तार और आगामी गतिविधियों को लेकर भी चर्चा की गई। अंत में सभी ने मिलकर समाज को एकजुट और सशक्त बनाने का आह्वान किया। झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र के सारोला कलां में महेश सोनी के घर हुई हथियार बंद डकैती की घटना को लेकर स्वर्णकार समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला। समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं ज्ञापन में बताया कि 16 मई 2026 की रात 7 से 8 अज्ञात बदमाश हथियारों के साथ घर में घुसे, परिवार को धमकाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद भी अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। समाजजनों ने कहा कि इस क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच, रात्रि गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है ताकि आमजन का भरोसा कानून व्यवस्था पर बना रहे।